हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि श्योर सक्सेस संस्थान आपके लिए स्टेट का क्लास लेकर आ रहा है। उसी में से अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सुशील सर के साथ। इनका एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो ये बेस्ट माध्यम उपलब्ध कराएं। इनका क्या स्ट्रेटजी होगा, कैसे आपका क्लास लेंगे, क्या सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, सारे के बारे में सर चर्चा करेंगे। सर धन्यवाद सर जी। आज हम स्टेट पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस को लेकर हम सभी एकत्रित हुए हैं और संस्थान के द्वारा यह मुहैया कराया गया है कि स्टेट का पेपर आप सभी तक पूर्ण रूप से विश्लेषण सिलेबस के साथ आपको उपलब्ध हो। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सिलेबस को पूर्ण रूप से जब आप समझ लेते हैं तो आप इसके विषय की सारी चीजों से आप रूबरू हो पाएंगे। यानी कि सिलेबस वो आइन होता है जिसमें हम विषय का पूरा दर्शन कर पाते हैं। उसी आइन के अनुरूप हम पूरी की पूरी हम विषय की विषय वस्तु को बड़ी आसानी से बोधगम्य भाषा के रूप में और सरल और सहज भाषा के रूप में समझ पाएंगे। आप सभी सुधी पाठक आप बहुत ध्यानपूर्वक सारे तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ साथ विषय को भी समझते जाएंगे, विषय वस्तु को भी समझते जाएंगे, साथ ही सिलेबस में अंतर्निहित भावनाओं को भी समझ पाएंगे। तभी हमारी यह वीडियो बनाने की सार्थकता होगी। लेकिन कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आपका हम शुरू करते हैं कि अधा चौकाचौथ का क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है इतिहास भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल। राजनीतिक विज्ञान का कक्षा लेने से पहले कहीं ना कहीं प्रबोधन काल से जब गुजरा होगा, हमारा पहले जो समाज था उसके बाद राज्य का कंसेप्ट आया होगा और आधुनिक रूप में अगर देश का कंसेप्ट आया होगा तो कहीं ना कहीं उसकी बौद्धिक चेतना का विकास सनई सनई युग की हर कसौटी पर कसकर, अपने विचारों की कसौटी पर कसकर अपने विचारों को समाज के सामने रखा होगा। उन सारी विचारों सैद्धांतिक पहलुओं का क्रमागत विश्लेषण ही हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक विज्ञान अपने में कहा जाता है कि कई आलोचक इनके ऊपर यह आरोप लगा देते हैं कि यह विचारों का एक पूरा कचरा का ढेर है, लेकिन नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि कई बार विचारों की शरण पर ही नए विचारों का सृजन होता है और राजनीति विज्ञान उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐसे नवसृजित विचारों को पैदा करने में। जैसे उदारवाद के बाद नव उदारवाद का सृजन हुआ, जिस प्रकार से हम नवीन लोकतंत्र तक पहुंचे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान की विकास की गौरव गाथा रही होगी। उसी विचारों को और संस्थागत विकास क्रम को पढ़ना पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। मैं सिलेबस की आगाज सिर्फ 2 लाइनों से करना चाहूंगा कि हो चुका है आगाज रणघोष का, हो चुका है आगाज रणघोष का, बज चुकी है दुदुम्बी रणघोष का। तो यह श्योर सक्सेस परिवार यह दुदुम्बी फूंक चुकी है। एक एक शिक्षकगण अपने अनुभवों के आधार पर स्टेट में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों के लिए भविष्य सुनहरा हो और वह आने वाले परीक्षा में सफल हो, बहुत बोधगम्य भाषा के रूप में, बहुत आसान और सरल तरीका से। क्योंकि श्योर सक्सेस आपको विद्वान नहीं बनाएगी बल्कि लक्ष्य का उद्भेदन करना सिखाएगी, टारगेट को लक्षित करना सिखाएगी। और श्योर सक्सेस के पहले श्योर लगा हुआ है, यानी कि आपको निश्चित रूप से सक्सेस यानी कि लक्ष्य तक पहुंचाएगी, यानी कि यह अपने नाम के अनुरूप अपने सार्थकता को प्रदर्शित करेगी। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपकी सार्थकता समय समय पर आपको हम प्रमाणित भी करते रहेंगे। तो ज्यादा न समय लेते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। पाठ स्टेट पेपर पॉलिटिकल साइंस का यह सिलेबस का पूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें हम एक एक चीज को समझेंगे। हालांकि हमारी समय की बहुत कम बाध्यता है,
लेकिन हम आपको एक एक चीज रखने का प्रयास करेंगे। उच्च माध्यमिक पेपर यूनिट फर्स्ट के विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान 100 अंकों का आएगा। पहला ही है राजनीतिक सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र क्या होता है, यानी कि राजनीति से आप समझते ही क्या है, राजनीति का तात्पर्य क्या होता है, क्या राजनीति अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक है, इसीलिए तो क्या यह तर्क बुद्धिवाद की कसौटी पर कसकर हम कसते हैं, तो क्या यह राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। यह सब कुछ का विश्लेषण इस विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान अपनी बहुत बड़े विषयों को अपने में समेटे हुए है। इसलिए अपने राजनीतिक विज्ञान अपने विषय के रूप में विज्ञान को भी लिए हुए है, क्योंकि बिना तर्क बुद्धिवाद की कसौटी के आधार पर कसकर राजनीति की बौद्धिक चेतना समाज के अंतर्गत रखा ही नहीं जा सकता है। और बौद्धिक चेतना का और उद्बोधन का जब सैद्धांतिक रूप से अनुसमर्थन प्राप्त हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि वह सिद्धांत के रूप में प्रामाणिकता प्राप्त कर लेता है, चाहे वह समाज हो या सोसाइटी हो या राष्ट्र हो या फिर बहुआयामी के लिए विश्वजनीन, हमें उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो सकती है। जैसे पूरे वर्ल्ड में हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं या लेनिनवाद को पढ़ते हैं या गांधीवाद को पढ़ते हैं, वह कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से यह विचारों का क्रमागत विकास का ही परिणाम है। यह सब कुछ इसके अंतर्गत समझेंगे। राजनीतिक विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले कबायली इलाकों में व्यक्ति रहते थे, फिर समाज का उभरना हुआ, फिर राज्यों का उभरना हुआ, हालांकि वह सुरक्षा दृष्टि से उभरना हुआ, फिर देश का उभरना हुआ, और तब हम कहते हैं कि हम तो विशिष्ट वैश्विक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। और हमारी तो यह संस्कार में ही रहा है, जेनेटिक्स गुण में ही रहा है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले देश। यानी कि राजनीतिक विकास का क्रम हम इसी के अंतर्गत जानेंगे। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के बहुत बड़े दृष्टिकोण होते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण होता है, उदारवादी दृष्टिकोण होता है, नव वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण होता है, वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण होता है, उत्तर मार्क्सवादी विचार दृष्टिकोण होता है। ये बहुत सारे वैचारिक दृष्टिकोण होता है। और उन सारे वैचारिक दृष्टिकोण को अगर हम कह दे तो मोटा मोटी कहते, एक को कहते हैं शास्त्रीय विचारधारा पर होता है, और एक जो होता है पौराणिक विचारधारा, उसी को शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं, और दूसरा होता है आधुनिक विचारधारा के ऊपर में हम सिद्धांतों का अध्ययन करते जाएंगे। इसके मानक होते हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, उसका मानक होता है, उसको ऐतिहासिकता के आधार पर प्रमाणित करते हैं, तर्क बुद्धिवाद के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान का विषय बन पाता है, इसलिए इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारोत्तर दृष्टिकोण, सिस्टम विश्लेषण दृष्टिकोण अध्ययन करना है। यह सब कुछ हम अध्ययन करेंगे। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को समझेंगे। यह सारे के सारे आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसकी दृष्टि से हम पॉलिटिकल साइंस को हम देखते और पहचानते हैं। दूसरा होता है राज्य और लोकतंत्र। राज्य के लिए 4 मूल तत्व होनी चाहिए। 4 मूल तत्व कौन होना चाहिए? भूमि होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा जो होना चाहिए सरकार होना चाहिए, और चौथा प्रभुसत्ता होना चाहिए। अगर यह राज्य है, और राज्य में दोनों सिस्टम हो सकता है, या तो वहां पर मोनार्की सिस्टम होगा या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जनता ही सब सर्वे सर्वा होता है, लेकिन मोनार्की सिस्टम में होता है कि जनतंत्र में जनता सब कुछ नहीं होता है, वह जनता पर शासित होता है, यानी कि जनता पर इंपोज किए जाते हैं। जनता की भावनाओं का वहां कद्र नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में कद्र होती है। यानी कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके तत्व कौन कौन से, अभी मैंने तत्व की ही चर्चा की है। कार्य क्या है, उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है। समाजवाद उसको कहते हैं, जैसे समाजवाद से क्या समझते हैं, समाजवाद का वो तो होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ जो होगा वह आपकी योग्यता के आधार पर होगा, ना कि
जन्म के आधार पर होगा। जब जन्म के आधार पर होने लगता है तो वही साम्यवाद हो जाता है। इसलिए साम्यवाद और समाज के वाद के बीच में एक माइन्यूटली जो अंतर है, उन शब्दकोश को भी हम समझते हैं तब पॉलिटिकल साइंस की रूह तक पहुंचेंगे। इसलिए विषय के विषय वस्तु की आत्मा तक पहुंचने के लिए और शब्दकोश तक समझना, विषय वस्तु की आत्मा यानी कि सोल तक पहुंचना होता है। इसमें संप्रभुता, हमने बताया था कि किसी भी देश को संप्रभु होने के लिए जरूरी है कि संप्रभुता होना चाहिए, और नहीं तो वह क्या होगा, वह देश जो होगा प्रतंत्रात्मक होता वैचारिक रूप से। इसलिए राज्य में जब इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता है तो वह कंट्री के रूप में यानी कि देश के रूप में वह शब्द बदल जाता है। तभी तो कोई कवि लिखता है कि अरुणा या मधुमय देश हमारा, जहां अनजान चिदित को भी मिलता है एक सहारा, अरुणिया मधुमय देश हमारा। पत्थरों की मूर्तों में खोजता तू खुदा है, खाके वतन मुझे हर जर्रा देवता है। यह इमोशनल अटैचमेंट तब आएगा, हमें सर्वस्व निछावर करने की तब भावना आती है जब राज्य में इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है और देश हित की भावना जुड़ती है। यानी कि भारत हम कहते हैं एक देश है, राज्य नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, तब हम देश कहते हैं। इन सारी चीजों को, लेकिन इस देश को बदलने के लिए उसके अंतर लोगों के बीच क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, न्याय होने चाहिए, कानून होने चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तब हम सुशासन को ला सकते हैं। और सुशासन का मतलब ही होता है वहां जस्टिस होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और अपनी सारी जो संसाधन है उसका विवेकपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यह सब कुछ हो पाएगा तभी हम कहते हैं कि उस राज्य में सुशासन आ गया। सुशासन का कंसेप्ट यूं ही नहीं आते। सुशासन के कंसेप्ट के लिए 8 से 9 एस्पेक्ट में बताऊंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं उसका भी जिक्र कर पाता। लोकतंत्र की सफलता का अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, किसी देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानने के लिए हमें क्या क्या कसौटियों पर कसना पड़ेगा कि कोई देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है या सशक्त है। उस आइन में हम देख पाते हैं कि मेरे लोकतंत्र का विद्रूप रूप है या कितना सुंदर और सौंदर्य लिए हुआ रूप है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के उस आइन में अपने आप को पहचान पाते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है, कितना सशक्त हुआ है। उसी तरह से भारत का संविधान, आप लोग इसे जानते होंगे, भारतीय संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 11 यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आया था। मैं इस पर बोलना शुरू करूंगा तो पूरी लेक्चर इसी पर निकल जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको हम बातें करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। वह आइन है, मैंने बार बार शुरू में कहा था कि वह आइन है जिसमें अपनी दृष्टि के द्वारा हम देख पाते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र रूपी चेहरा जो है वह कहीं विद्रूप तो नहीं हुआ है, कहीं विकृत तो नहीं हुआ है, या फिर कितना अच्छा सजा सुजला और संभला सा दिखता है लोकतंत्र। वह उस चेहरों को हम देख पाते हैं उस आइन के अंतर्गत। तो वह कोई और नहीं, वह प्रस्तावना ही है। इसलिए प्रस्तावना को कहा, कई लोगों ने कह दिया है यह संविधान की कुंजी है, यह आइन है कि नहीं, या उसकी मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। संघवाद, हमारा जो देश है वह क्या कहता है कि हमारा जो देश है, मैं 2 मिनट लूंगा आप संघवाद को समझने के लिए। जैसे कि आपका संघवाद को समझने के लिए अगर सेंटर में बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी राज्य हैं, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है। लेकिन इसमें से इस संघीय व्यवस्था में सबसे बड़ी बात की गई है कि कई विद्वान जो है इन पर यह आरोप लगाते हैं कि यह टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन टू सेंटर है, यानी कि एकात्मकता लिए हुए है। इसके पीछे भी पूरी कारण को समझाएंगे कि भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह संघीय व्यवस्था होते हुए क्यों इस पर यह आरोप लगाता है कि यह टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन टू यूनिटनेस के ऊपर है, यूनिटरी सिस्टम की ओर है, एकात्मकता लिए हुए है। सब पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप सिलेबस का डिस्कशन करते जा रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं।
फंडामेंटल राइट्स और कर्तव्य बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनने के लिए अगर फंडामेंटल राइट का हम दोहन कर रहे हैं तो कर्तव्य भी मुझे होना चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है हमेशा सनई सनई मजबूत होती रह रही है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक चेतना में हमेशा विकास होते जा रहा है। उस अनुरूप में भी संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम 105 संविधान संशोधन तक कर पाए, यह हमारी संविधान की विकासवाद का प्रतीक है, क्योंकि हम संविधानवाद वाले देश है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति नहीं है। और यह हम समझ पाएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यह सब कुछ जाएंगे। यह अवधारणात्मक प्रश्न आपसे बीपीएससी पूछी जा रही है। आपने विगत दिनों में ही प्राथमिक स्तर पर हुए शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह के अवधारणात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया। सरकार से आप समझते हैं क्या है? सरकार का मतलब यह होता है कि कहीं नहीं होता है कि मोदी सरकार होता है, जोगी सरकार होता है। सरकार का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों के बीच जो सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, इसमें कोई अंतर्विरोध और एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करे। और इसीलिए, और देखिए वहां पर भी पूछा था, मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने ही पहली बार दिया था शक्तिकरण का पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि विधायिका का काम है कानून बना, कार्यपालिका का काम है कि उसका एग्जीक्यूटिव करे, और न्यायपालिका है कि अगर उस कानून का अवहेलना कर रहा है तो उसका हम न्याय दे, यानी कि उसको सजा भी दे। यानी कि स्वाभाविक रूप से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया को सहायता, उसमें विधायिका भी आएगा, कार्यपालिका भी आएगा, न्यायपालिका भी आएगा। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर है, आपका पूरा क्रक्स क्लियर हो जाएगा। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को पढ़ना है। भारत में पार्टी, दबाव समूह, हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां होती है, वह राजनीतिक पार्टियां अपने कहीं ना कहीं किसी संस्था का, किसी दल का, किसी वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जाति का रिप्रेजेंट करते हैं। वह दबाव बना के रखते हैं ताकि उनकी राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक चेतना का सरकार नजरअंदाज नहीं करे। इसलिए दबाव समूह भी कितनी आवश्यक है किसी लोकतंत्र के लिए, बहुआयामी, बहुलवादी संस्कृति बनाने के लिए, बहुलवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए। यह सब कुछ इस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही हम समझ पाते हैं। उसके बाद लोकतंत्र की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है कि चुनाव प्रक्रिया। चुनाव में हमेशा सुधार हो, तो हम एक लिस्ट लेके आएंगे कि चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटियां कब कब बनी है और कौन कौन सी कमेटियां ने किस किस समय कौन कौन सा रिकमेंडेशन दिया है। आज जो हम कह रहे हैं 25 जनवरी को जो हम मतदान दिवस मनाते हैं, तो यह लोकतंत्र की जड़ है, जिस जड़ के आधार पर हम ये बना पाते हैं कि विश्व को, अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और बहुविध इतनी संस्कृति होने के बावजूद भी, बहुत जातिवाद होने के बावजूद भी, अगर हमारा देश विभिन्न रूप में इतनी विविधता को सहेजते हुए अगर एक है, तो हमारी लोकतंत्र और हमारे संविधान को बनाने वाले संविधान मनुष्यों का विवेक की ही उपज है कि इन्होंने इन सारी बातों को रखा है। इन चीजों को भी हम जान पाएंगे। आयोग में वित्त आयोग, नीति आयोग, यूजीसी, सीए, महिला आयोग, एससी आयोग, सबके बारे में जाएंगे। और यह कहीं ना कहीं दबाव समूह के रूप में भी काम करती है। हालांकि यह दबाव समूह, एक दबाव समूह यह होता है कि उसके संवैधानिक भी आधार बने हुए रहते हैं, और एक को पॉलिटिकल आधार रहता है जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होता है। उन दबाव समूह को भी अलग अलग हम जान पाएंगे। भारतीय राजनीति की गतिशीलता में मतदान व्यवहार, उसके निर्धारक, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, इन सारी चीजों को हम समझ पाएंगे। क्षेत्रवाद क्या है, भाषा राजनीति, महिला और राजनीति, यह सब कुछ जान पाएंगे। सामाजिक आंदोलन, न्याय, सामाजिक आंदोलन कौन कौन हुए, कब महिलाओं को प्रतिबार वोट के अधिकार मिले, उसके पीछे विश्व स्तर पर भी जान पाएंगे। और भारत में तो खैर आजादी के समय से ही हमारे यहां पर जो भी एडल्ट हो गए, इसलिए भारत में एडल्ट फ्रेंचाइजीज का कंसेप्ट है, यानी कि व्यस्त मताधिकार का कंसेप्ट है। इस चीज को भी हम जान पाएंगे। क्षेत्रवाद क्या है, कई बार देखते होंगे आज मणिपुर की हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं भाषा, जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो सिरफिरे इस प्रकार से आ जाते हैं, जिसके कारण अलगाववाद और राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर, अक्षुण्णता पर खतरे आती है।
तो इस चीज के संदर्भ को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहां से राजनीतिक भूल हो गई कि इस ढंग की जो अलगाववादी प्रकृति है वह सिर उठाए खड़ा हो जाती है, उसका भी समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे इस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तुलनात्मक राजनीति का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना। जैसे हम मार्क्सवाद और उत्तर मार्क्सवाद के बीच में तुलना कर लेते हैं, उदारवाद और नव उदारवाद के बीच तुलना कर लेते हैं। आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें भी कई प्रकार के, अगर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें जो दिया जाता है कि बहुत सारी उसमें भी विचारधाराएं होती है, उनके कवियों के आधार पर नामकरण किया गया है कि नहीं? तो उसमें भी कुछ ना कुछ विचारधारा रही होगी। हिंदी साहित्य का भी इतिहास बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं जो कविता का मंचन किया जाता है वह भी कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित होता है। जैसे वीर रस के गाथा रचे जाते थे, तो वहां कहीं ना कहीं राजा को ध्यान में रखकर जाता था, आम जनता से मतलब नहीं होता। लेकिन नव प्रयोगवाद आया तो उसमें आम जनता की बात की निहितार्थ ज्यादा लिखा गया। सौंदर्य परक कविता लिखे गए तो छायावादी कविता आ गए। सौंदर्य परक कविताओं से थोड़ी सी ध्यान हटा तो नव छायावाद आ गए। यानी कि प्रकृति का सृजनात्मक अभिव्यक्ति कामायनी का अगर सबसे जयशंकर प्रसाद ने अगर रचना की है तो वह कहीं ना कहीं वह छायावादी स्वरूप दिखता है। उसी तरह से सेम चीज, जैसे तुलनात्मक राजनीति में आपके पॉलिटिकल साइंस पर भी हर युग की अपनी अपनी विशेषताओं का कंपैरिजन करना है। बहुत बड़ी या भारी चीज नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उसकी अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, किस कसौटी पर कसेंगे, इसके लिए उसके दृष्टिकोण होना चाहिए, वह मापक यंत्र होना चाहिए जिसके आधार पर इन विचारों को हम समाकलित करते हैं और तुलनात्मक रूप से उसे जानने का प्रयास करते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद क्या है, यह सब कुछ जाने करेंगे। पूंजीवाद कैपिटलिस्टिक होता है, यह इसका मेन मकसद होता है अंतिम रूप से लाभ कमाना। एक क्रक्स पॉइंट यही निकला। समाजवाद यह होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बट लगेगा कि उसमें लगेगा, यह जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो करेगा लेकिन योग्यता के आधार पर करेगा, यानी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन के आधार पर करेगा, तभी वह समाजवाद होगा। और बिना क्वालिफिकेशन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करे तो वही समाजवाद कन्वर्ट होता है साम्यवाद। और यह साम्यवाद और समाजवाद का आप देखे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद अपनाया और रूस ने साम्यवाद अपनाया। देखिए आज उनका विकास का अवरुद्ध रुक गया। उसके पीछे भी जानेंगे कि रसिया क्यों ब्रेक डाउन कर गया और हमारा नेहरू का रखा हुआ मॉडल पर समाजवाद क्यों आगे बढ़ गया, और आज हमारा लोकतंत्र समाजवादी व्यवस्था को क्यों आगे बढ़ प्रमोट कर रहा है और हम लगातार विकास कर रहे हैं। उसकी गौरव गाथा की हर कसौटी पर कसकर जानने का प्रयास करेंगे। पार्टी प्रणाली, दबाव समूह, यह तो हमेशा बीपीएससी के मेंस में सवाल आए कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, प्रेशर ग्रुप से क्या समझते हैं। तो जितना भी दलगत स्थिति है या क्या किसी का अपना, जैसे कि हर जाति धर्म के आधार पर जो अपना अपना समूह बनाते हैं, वो एक प्रकार का दबाव समूह है जो सरकार पर एक दबाव बनाती है कि उनकी राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी क्रियाओं का उनका डिमांड माना जाए, उनके अधिकारों से मरहूम नहीं कर जाए। इसलिए एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप को अलग लेना नहीं है, नकारात्मक रूप में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज को सही से ढंग से नहीं रख सकते हैं। उन दबी हुई आवाजों को सरकार के सामने रखने का भी काम दबाव समूह करती है। इसका पॉजिटिव है। मैं एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा क्रक्स आपको बताते जा रहा हूं, आपको विषय की कुछ अंतर्निहित भावनाएं आपको समझ में आती रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, राजनीति का आधुनिकीकरण, राजनीतिक संचार, यह व्यवस्था क्या है। संचार का मतलब है राजनीतिक संचार से आप क्या समझते हैं। कहा जाता है कि राजनीति तब तक बहुत अच्छे ढंग से चलती रहती है जब तक उनमें संवाद स्थापित होता है। संवाद को ही इन्होंने संचार कह दिया। तो संवाद का स्टैंडर्ड शब्द है। कहा जाता है कि डायलॉग्स हमेशा होनी चाहिए, हाथे मिले या ना मिले लेकिन बात होनी चाहिए, क्योंकि बात
होने से, संवाद होने से रिश्तों में गर्माहट आती है। तो ये हम पॉलिटिकल सिनारियो के रूप में और आईआर के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात न भी हो रहा है तो खेल संस्कृति, हालांकि इसमें आयोग ने नहीं जोड़ा है कि खेल संस्कृति भी हमारे राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, नहीं तो वो भी समझाता कि अगर बातचीत नहीं हो रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो पर कोई एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, तो दो देशों के बीच में रिश्ता रिलेशन को सुनिश्चित करने के लिए खेल संस्कृति भी होता है, यानी कि सांस्कृतिक चीजों का भी सहारा लिया जाता है। इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बताइए, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। अब तुलनात्मक सरकार में क्या होगा भैया? जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां पर है। चीन में साम्यवाद जैसी व्यवस्था है, रसिया की कुछ और है। तो हम सरकारों के बीच में भी अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से तुलनात्मक सरकार जो होती है, हर सरकार के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार का अलग लक्ष्य होगा, एक साम्यवादी सरकार के लक्ष्य अलग होंगे, टारगेट अलग होंगे। तो इन सारी चीजों के आधार पर हम तुलना करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि उसके देश की कॉन्स्टिट्यूशन को हम जान सके, विधायिका को जान पाके, कार्यपालिका को जान पाके, वहां की न्यायपालिका सिस्टम को जान पाके, पार्टी प्रणाली को हम समझ पाए। उसके बाद में हम इन सारी चीजों में कितनी संप्रभुता निहित है, उसको संप्रभुता की कसौटी पर जब तक हम न कस दे, तब तक हम जाएंगे कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था रियल में कितना लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक है, यह सब कुछ हम परख पाएंगे। संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, पार्टी के अंतर्गत संबंध संदर्भ में स्विट्जरलैंड में क्या है, वह अलग अलग, चीन का क्या है, मैं अभी तुरंत बताया था उदाहरण में। मेन चीज वहीं उठा के क्रक्स उठा कर दिया। स्विट्जरलैंड के संदर्भ में समझना है, चीन के संदर्भ में समझना है, फ्रांस के संदर्भ में समझना है, इन सारी देशों को कंपैरिजन करके समझना है। अब है कि लोक प्रशासन को भी देखिए, है या पॉलिटिकल साइंस, अब पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं लोग आप कहेंगे कहीं ये कहीं आयोग ने कहीं गड़बड़ झला तो नहीं कर दिया है। आपको समझ में जाना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है कई विषय की जननी है, जिसे जन्म हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पार्ट जो है जोड़ दिया गया, जैसे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, दायरा क्या होता है, हम एक डायग्राम लेकर आएंगे और उस डायग्राम को बहुत अच्छे आसानी ढंग से समझ पाएंगे। विकास प्रशासन क्या होता है, नया लोक प्रशासन क्या होता है, नया लोक प्रबंधन क्या होता है, सब हम डायग्राम मेथड से लेकर आएंगे और उस पर संदर्भित हम चीजें कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। लोक प्रशासन बनाम निजी प्रशासन, यानी कि सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, नौकरशाही क्या है। नौकरशाही में वेबर का नौकरशाही बहुत प्रचलित था लोक प्रशासन में, उस चीज को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नव शास्त्रीय सिद्धांत, मैंने बोला ना कि जैसे हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, यहां पर भी शास्त्रीय आएगा, नव शास्त्रीय आएगा। इन मानव, उसमें मानवतावादी कंसेप्ट जुड़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता जुड़ेगी कि आप कोई अधिकारी बनने जाएंगे और कहीं अधिकारी रहेंगे और कहीं निर्णय न लेने की स्थिति हो तो आपके अधिकारी का गुण नहीं है। तो एक तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। हिटलर बहुत बड़ा नेता बना, यानी कि लीडर उभर के आया। मुसोलिनी एक बहुत बड़ा लीडर उभर के आया, भले ही वह निर्णय देश हित में लिए, उसके निर्णय की आलोचना होगी, बहुत सारे विश्लेषण होंगे, लेकिन वह निर्णय लेने से पहले कभी कदम को पीछे नहीं किए। तो एक लीडर का एक सबसे अच्छा मूल्य सिद्धांत यह होना चाहिए, उनका एक मूल एस्पेक्ट यह होना चाहिए कि वह उसमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कई ऐसे समसामयिक सिद्धांत आएंगे जिसमें पारिस्थितिकी होगी, नवाचार होगा, उद्यमिता होगा। क्योंकि देखिए, सुशासन हम ऐसे नहीं ला पाए। अब देखिए, अब एक एक चीज की कसौटी पर हम कसकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सुशासन का मतलब एक जो पॉइंट हम पारदर्शिता शब्द जुड़े कि सुशासन के लिए एक कसौटी है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता हम कैसे लाएं? हमें नवीन नवीन टेक्नोलॉजी के साथ, आईटी सेक्टर के साथ, या जीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम में किया गया, उन सारी चीजों को अगर पारदर्शिता के अनुरूप हम समग्र रूप से हम उस पर नजर रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से शासन में पारदर्शिता आएगी।
और जैसी शासन में पारदर्शिता आएगी, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा, और जब लोगों का लोकतंत्र में विश्वास होगा तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। तो देखिए कितना कोरिलेशन है इन सारी चीजों के यूज में, यानी कि वैज्ञानिकतावाद, नवाचार, या कैसे हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है, कैसे समसामयिक मुद्दों से जोड़कर हम लोकतंत्र को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, वह सब कुछ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यात्मक लोक प्रशासन देंगे, निर्णय कैसे लेना है, संचार कैसे लेना है, प्रेरणा, सिद्धांत, नेतृत्व, मनोबल, यह सारे चीज आपको लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ना है। कार्मिक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, जनसंपर्क, आप कहीं पर आपकी नियुक्ति होगी, आपके अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, तो आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। जब तक आपकी समाज, राजनीतिक बुद्धि, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिकता की आपकी समझ नहीं होगी, आप एक कैसे एक सफल अधिकारी बनेंगे, एक कैसे आप सफल शिक्षक बनेंगे, यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। बजटीय प्रक्रिया को समझना है। सरकार की बहुत सारी बजट आती है, कई प्रकार के वाचनों से गुजरना पड़ता है। बजट जो होता है एक वित्तीय लेखा जोखा होता है, जो साल भर की खर्च और व्यय का लेखा जोखा बजट के अंतर्गत रखा जाता है। इस चीज की भी चर्चा करेंगे। सार्वजनिक नीति आएगी, राजकोषीय नीति आएगी। दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके आधार पर सरकार जो है इस बाजार को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, यानी कि सार्वजनिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। इसका संबंध है और चीजों से भी है, जैसे कि आपका बहुत देखते हैं कि मुद्रा स्फीति आ जाती है। तो मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए माने आरबीआई कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपनाती है, या फिर राजकोषीय नीतियों के अनुरूप सरकार क्या नीति अपनाती है, इस सबको जानने का प्रयास करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उन चीजों को भी जानने का है। आपदा प्रबंधन, क्या कमाल की बातें हैं। आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना है कि नहीं, और बहुत आसान है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह बहुत आसान टॉपिक है, और सिर्फ नया नया टॉपिक देखकर आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। आप आए दिन अखबारों में या फिर योजना कुरुक्षेत्र जो सरकारी मैगजीन है उसमें सारे चीज निकलते हैं। अब तो हर चीज की प्रबंधन की जाती है। अपशिष्ट पदार्थों या कचरों का प्रबंधन के भी कोर्स आ गए हैं, न यूनिवर्सिटी के स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। तो प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज, टॉपिक्स आ गए हैं। उसी प्रकार से प्रशासनिक सुधार आयोग आया है। प्रशासनिक सुधार ये पार्ट 1, पार्ट 2 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बहुत पहली बार किया गया था। तो ये रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन कौन से आए थे, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है, उस चीज को भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासनिक कानून में प्रशासनिक कानून का अर्थ क्या होता है, दायरा क्या होता है, महत्व क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल से आप क्या समझते हैं। देखिए न्यायालय में और न्यायाधिकरण में अंतर होता है। न्यायालय जो होता है उसमें हम हर प्रकार के बातों को ले जाते हैं, चाहे वह आपका मामला या तो धन से हो, या फिर आपका मामला जो है किसी प्रकार के मर्डर का हो, रेप का हो, धन का निकासी का हो, अलग अलग मामले आते हैं। लेकिन इन सारे चीजों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड विषय वस्तु के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि रेलवे मेट्रो बन रहा था दिल्ली में, तो उसके लिए न्यायाधिकरण किया गया। उसमें यह न्यायाधिकरण में एक ट्रिब्यूनल की गठन इसलिए किया गया था कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली किसी भी प्रकार के आंच को तुरंत न्यायालय में इसी में चुनौती दी जा सकती है, और इनके निर्णयों का अंतिम निर्णय माना जाता था। हालांकि इसको बहुत विशेष परिस्थिति में ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जनरली यहीं पर सारे चीजों को मिटा दिया जाते थे। यानी कि कानूनी पेचीदगी से हमें राहत मिलती थी और विकास के पथ पर बहुत आसानी से हम बहुत आगे से बढ़ पाते थे। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्या मतलब होता है, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण क्या होता है, विधायी कार्यपालिका, न्यायिका और वित्तीय नियंत्रण होता है। प्रशासन पर बहुत ढंग के नियंत्रण होते हैं। ऐसे भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को संतुलित करता है शक्तियों को, इसलिए चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी होती है। सेम चीजें प्रशासनिक क्षेत्र में होती है। पुलिस जनपद, पुलिस सुधार के लिए बहुत सारा रिकमेंडेशन पूछा है।
पुलिस को देखकर हम लोग को डर लग जाता है, लेकिन पुलिस एक मित्र होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का विकास, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, संरचना, कार्य शक्ति या स्रोत आय। आप पॉलिटी के स्तर पर पढ़े ही होंगे, आपको समझा बुझा भी होगा। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, शहर स्थानीय निकाय, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसमें लगभग हम जो बहुत सारे 29 कार्यों का हम चर्चा करते हैं। 69वां संवैधानिक संशोधन में हम नगर पंचायत के बारे में जानते हैं, है कि नहीं? ये सारे के सारे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राज्य वित्त आयोग की भी चर्चा होगी, जैसे वित्त आयोग होती है उसी तरह से राज्य वित्त आयोग होता है। राज्य में चुनाव आयोग, राज्य में चुनाव आयोग जैसे सेंट्रल में सेंट्रल में चुनाव आयोग होता है, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य चुनाव आयोग होता है। राज्य के चुनाव आयोग का कौन कौन कार्य हो सकता है, पूछ जैसे कि मतदान में नए मतदाता का नाम अगर जुर्माना होगा तो यही काम करवाएगा। दूसरा क्या होता है कि यह राज्य में चुनाव करवाएगा, पंचायती राज सिस्टम पर जितना भी चुनाव होता है राज्य चुनाव आयोग का काम होता है। लेकिन राज्य में विधानसभा का जो चुनाव होगा वह सेंट्रल वाला करवाएगा। ये हम तकनीकी चीज जानने का प्रयास करेंगे। भारत में राजनीतिक विचार, मनु, शुक्र नीति, शांति पर्व, कौटिल्य। देखिए एक चीज 2 मिनट में मैं आपको बहुत थोड़ा सा समय लूंगा और आपको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए राजनीतिक विचारधारा, 2 मिनट आपको लूंगा। राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा में उसको 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और एक होता है आपका भारतीय चिंतक के रूप में पढ़ना, भारतीय चिंतक। और ये पाश्चात्य चिंतक को भी 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को लिखते हैं आधुनिक चिंतक। आधुनिक चिंतक, जिसको आधुनिक चिंतक पढ़ेंगे हॉब्स से शुरू होगा, हॉब्स से यह शुरू हो जाएगा। और पाश्चात्य चिंतक में एक होता है आपका पौराणिक चिंतक या पुराने चिंतक या एंशिएंट चिंतक भी कहा जाता है। एंशिएंट चिंतक, एंशिएंट चिंतक भी कहा जाता है। यह अलग से पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो इस भारतीय चिंतक के रूप में, भारतीय चिंतक के रूप में मनु, शुक्र नीति, शांति पद, कौटिल्य, एम.एन. राय, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, मनमोहन, डॉक्टर मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, राजनीतिक चिंतक में भी यहां पढ़ना है। पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा में प्लेटो आया ना, आगे बता दिया। तो प्लेटो, न्याय, शिक्षा, आदर्श राज क्या क्या होना चाहिए, ये तो बहुत कम टॉपिक दिया है, ऐसे बहुत सारा चीज है इसमें दे दिया है। प्लेटो का न्याय व्यवस्था क्या है शिक्षा के रूप में, जो यूनेस्को का टैग लाइन जो है, प्लेटो का शिक्षा पर इतना महत्व है कि प्लेटो का शिक्षा के ऊपर लिखा गया पुस्तक जो है, उससे रिपब्लिक पुस्तक जो लिखा गया है उसमें से, यह शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक माना जाता है। यूनेस्को का टैग लाइन इसी रिपब्लिक पुस्तक से लिया गया है, ये इतनी महत्ता है। तो ये शिक्षा, आदर्श राज के लिए क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए, अरस्तु का गुलामी, नागरिकता, क्रांति, लोकतंत्र का वर्गीकरण, आलोचना, प्लेटो का इन्होंने आलोचना किया है। इस चीज की भी जानकारी मानेंगे। मेकियावेली ने प्रिंस पुस्तक लिखा है और बीपीएससी के पीटी में यह पूछा था। मेकियावेली का प्रिंस मिलान में था, हालांकि वो नहीं जाएगा उत्तर। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये आधुनिक विचारक माने जाते हैं। हॉब्स से आधुनिक विचारक की शुरुआत हो जाती है। जे.एस. मिल हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, हन्ना अरेंडेंट हो गए, जॉन रॉल्स मिल्स हो गए, ये सारे के सारे हम यह चिंतकों के रूप में जान पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, देखिए यहीं से आईआर शुरू हो जाता है। मेरे साथ 5 से 6 घंटे का आईआर का वीडियो है, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत तेजी से करते जाते हैं। आईआर का निर्धारण करने के लिए
एक सेकेंड, आपका यह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक है, देख के घबराइए नहीं, देख के घबराइए नहीं, यह बहुत आसान टॉपिक है और मजा आने वाला है। आईआर, किसी भी देश की राजनीति का निर्धारण कैसे होता है? आईआर को निर्धारित करने के लिए 7 से 8 पहलू होते हैं। सोझे हम आईआर पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसका भौगोलिक संदर्भ होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, उसके बाद उसकी संस्कृति के साथ साथ उसका वेशभूषा, उसका आबो हवा, भूमि, है कि नहीं, समुद्र से दूरी, लोक संस्कृति, शिक्षा और मानव स्वभाव जो हमारे दर्शन के रूप में जो मिला है, वह सब कुछ मिलकर राजनीति का निर्धारण करता है। और इस सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आईआर का निर्धारण होता है, वह होता है वर्तमान की कसौटी पर राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर जो भी पॉलिसी बना जाती है वही आईआर के अंतर्गत जाती है, उसी को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। ये सब की चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति, दायरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है। अब देखिए, संबंध एक शब्द आया, मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। संबंध हम डिफाइन करेंगे, रियल में संबंध का मतलब क्या होता है। सोझे हम संबंध कह के लिख के निकल जाते हैं। यह संबंध किसका किसका बीच में है, या सरकार और सरकार के बीच संबंध है, या लोग के लोगों के बीच का संबंध है, या लोग या सरकार के बीच संबंध है, या अंतरराष्ट्रीय संस्था और उस राज्य के बीच संबंध है। कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इस सब की चर्चा करेंगे। जब तक पूर्ण विश्लेषण नहीं करेंगे आपको अंतरराष्ट्रीय समझ बहुत अच्छे ढंग से बोधगम्य भाषा के रूप में समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन क्या इस राजनीतिक अध्ययन का दृष्टिकोण कुछ है क्या? आदर्शवादी भी होता है क्या? यथार्थवादी होता है, नव यथार्थवादी होता है, या नव रचनावाद होता है? सबके पीछे अपने फीचर्स होते हैं, कुछ अपनी विशेषताएं होती है। 8, 10, 2, 4, 5 फीचर भी आपको कॉमन याद रहेगा तो चेंज करने में, मैंने शुरू में ही कह दिया था, राजनीति विचारों की कसौटी पर कसकर, जब तक उसको विचारों की कसौटी पर जुग के साथ कसौटी पर कस के नहीं लिखा जाता है, तब तक वो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिस्ट्री अपनी प्राचीन घटनाओं की क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत अपने विचारों के विकास की, गौरवगाथा की क्रमागत अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत सिद्धांतों का अध्ययन। और ऐसी नहीं आ जाता है कि नव मार्क्सवाद आ गए या मार्क्सवाद के बाद नव मार्क्सवाद आ गए। कहीं ना कहीं विचारों में परिवर्तन आएंगे, उन्हीं परिवर्तनों का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 आवश्यक अंग होते हैं, यूएन है, उनके अंग, एजेंसियां क्या क्या काम करते हैं, सब चीज को पूर्ण विश्लेषणात्मक रूप से लाके लाऊंगा। इसमें जीएस में भी फायदा करेगा और आपके विषय के रूप में भी आपको महती भूमिका निभाएगी। क्योंकि जीएस में भी देखे होंगे कि कई ऐसे थॉट्स पूछे हैं जो काफी टफ थे प्राथमिक शिक्षक के एग्जाम के आधार पर। जब यहां आप पढ़ लेंगे तो वैचारिक विचारधारा पर, उस कसौटी पर आप इतना रम चुके होंगे कि हर आपको विचारधारा समझ में आ जाएगा। मार्क्सवाद क्या होता है, उत्तर मार्क्सवाद क्या होता है, लेनिनवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, और आधुनिक राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोपियन राष्ट्रवाद क्या होता है, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, प्रांत क्या होता है, क्या क्या चीज को बकू, यह सब कुछ सबकी अपनी क्रमागत विकास की शैली है। सब चीज को हम की पॉइंट के आधार पर समझते चले जाएंगे। उसके बाद समझौते, संधियां, क्योंकि हम बार बार हम कहते हैं कि जब हम, चूंकि हम तो विश्व जनीन वाले देश हैं, लेकिन जिनकी महान महत्वाकांक्षा है किसी राष्ट्र की संप्रभुता का हनन करने का, और वहां पर अशांति फैल जाती है, तो उसे शांत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है और इसके लिए यूएनए होती है, सुरक्षा एजेंसियां होती है। उन सारी सुरक्षा एजेंसियों की बात करेंगे। और यह सुरक्षा एजेंसियां और ऐसी ताकत न खड़ा हो सके तो विश्व स्तर पर यूएनए कई ऐसे कार्य कर चुकी है
या करने का कोशिश कर रही है, जिसे निशस्त्रीकरण जैसी प्रवृत्तियां सामने आए। तो उन सारी चीजों के भी हम जानने का पड़ेगा कि विश्व को अगर कहा जाता है कि बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया, और बारूद के ढेर पर जब यह बैठी हुई है, तो कई बार ऐसा ना हो जाए कि महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में विश्व अपनी अंतिम क्रिया न लेने लगे। इसीलिए कई प्रकार की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां काम करती है। उस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के रूप में काम करने वाले में निशस्त्रीकरण जैसे, हथियार नियंत्रण वाले, सीटीबीटी, एनटीपीटी, सामूहिक सुरक्षा, कई ऐसे संधियां जो है देशों के बीच में की जाती है। इस चीज की भी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संगठन भी है जो अपनी अपनी क्षेत्रों के विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। यह प्रयास तो या तो सांस्कृतिक स्तर पर होगा, आर्थिक स्तर पर होगा, राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, बौद्धिक स्तर पर हो सकता है, और महिलाओं के विकास के लिए भी अब नए नए आयाम आते रहे। कई बार देखते होंगे कि महिलाओं का G20 में सम्मेलन हुआ। ये क्या है? महिलाओं के भी अपने हक और हकूक के लिए है। वह 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो भी विकास की एक गौरव गाथा लिख पाए, इसलिए राजनीतिक रूप से वो भी अब सक्रिय होती नजर आ रही है। और यह किसी भी देश की लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए एक सुखद संदेश है। समसामयिक वैश्विक मुद्दे होंगे। शीत युद्ध, एक ध्रुवीय राष्ट्र, आज क्या है? जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या हो गया? पूरा विश्व जो है यूनिलर पोलर हो गया। किसके नेतृत्व में? यूएसए के रूप में, यूएसए के नेतृत्व में। और उस जगह पर छोटे छोटे गुटों का उभरना हो गया कि हर दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्गुट है। तो कहीं ना कहीं हमने नाम का, नॉन अलायंस मूवमेंट का हमने लीडरशिप चुनना प्रारंभ हमने स्वीकार किया और उसका नेतृत्व भी किया, उसका अगुवा भी बने। उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन कौन सी पृष्ठभूमि रहे, वह सब जानने का प्रयास करेंगे। गुट निरपेक्षता आंदोलन, देखिए जो मैं लिंकिंग किया वही वह आप आगे बता रहा है। तो यही एक खूबसूरती है पॉलिटिकल साइंस की कि हर विषय अपने कौतूहल भावना को अगले ही चैप्टर में परस के रख देगा कि अगला चैप्टर यह अध्ययन करना। यह पॉलिटिकल साइंस की अपनी खूबसूरती भी है। और पूरी कहा जाना कि यह राजनीतिक विचारधारा और उसकी सांस्कृतिक बौद्धिक चेतना का एक विकास की क्रम को भी बताते रहता है। महाशक्तियां हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आएगा, गैट आएगा, WTO आएगा, IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएंगे, ये सारे संस्थाओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत नोट उपलब्ध कराए जाएंगे संस्थान की ओर से, यह तय मानिए। ऐसा नहीं कि अब ये ऑलरेडी मॉडिफाई करके आएंगे। यूरोपियन संघ, सामुदायिक मुद्दे आएंगे, वैश्वीकरण का मुद्दा आएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, है कि नहीं? Michael Mulan, you saw your dreams in the world history, the world scenario, a global village. What is the meaning of global village? It means the uniqueness, unboundariness of the world. Because of कि हमें जब विकास की गौरव गाथा लिखना होगा, मानवतावाद का अगर बचाना होगा, तो कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, विकास की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि हर देश अपनी आवश्यकताएं और अपनी कमियों को एक दूसरे से पूरा करेंगे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास की गौरव गाथा अगर लिखी जाएगी तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाएगी। यह जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार होगी, जो हम दूसरे देश से तभी समझौता करेंगे जब जनहित की भावना जुड़ी हुई रहेगी। इससे ही यह सब कुछ तभी संभव किया जा सकता है एक लोकतांत्रिक देश में। एक मोनार्की सेक्स देश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोनार्की सेक्स अपनी स्वहित की बात करेगा और अपने अहंकार की बात करेगा। लेकिन एक लोकतंत्र में कोई भी संप्रभु सरकार अपने राष्ट्र की जनता की हित की बात करता है। भारत की विदेश नीति क्या कमाल की बातें हैं। मैंने बताया था कि जो नीति विदेश नीति के रूप में होगी वह राष्ट्र की नीति होगी, और उसी को कहते हैं कि इट इज माई नॉट वन इंटरेस्ट विच इज ओनली द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। यानी कि वक्त की कसौटी पर जो हमें नीति देश को सूट करेगा वही विदेश नीति होगी। विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व पढ़ा चुके हैं। भौगोलिक संदर्भ होता है, सांस्कृतिक संबंध होता है, एंशिएंट संबंध होता है,
उसके बाद में सांस्कृतिक संबंध होता है, बौद्धिक संबंध होता है, उसके बाद में आर्थिक संबंध होते हैं। बहुत प्रकार के संबंधों का एक्सपेक्ट लगाएंगे। आपकी माछे ना खिल गई तो फिर मेरा क्या, मैं वीडियो भी दिलवाऊंगा। 5 घंटे 5.5 घंटे का वीडियो है जिसमें आईआर की पूरी निर्धारण करने वाली तत्वों को आप समझ पाएंगे कि विदेश नीति का निर्धारण होता है तो किस आधार पर होता है। भारत की तीसरी दुनिया का देश, यह आपका अंतिम रूप से चैप्टर अध्ययन करके आपको देखने में लगा होगा कि यह बहुत जटिल विषय, बहुत चैप्टर हार्ड है, भारी है। यह हर जगह पर मिलेगा, हर विषय पर मिलेगा। लेकिन अगर कोई जीवंत विषय जो आपके दैनंदिन की जिंदगी से रूबरू कराएगा, जब आप अखबार पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो तब आपको लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे थे या हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह दैनंदिन की जिंदगी में घटने वाली घटित घटनाओं पर आधारित है। तर्क बुद्धि विश्लेषणवाद आपकी बढ़ेगी। आपकी समाज में हो रही, राष्ट्र में हो रही या विदेश में होने वाली हर उथल पुथल की जानकारी उस कसौटी पर कस पाएंगे और आपकी राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, राज्य और सांस्कृतिक और सभी प्रकार की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और यह सब कुछ उपलब्ध कराएगा एक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस एक विषय नहीं बल्कि आपके साथ एक संबंध लेकर आ रही है। वह संबंध है दैनिक दिन की जिंदगी में घटने वाली हर परिघटनाओं से रूबरू कराएगा पॉलिटिकल साइंस। एक लता मंगेशकर ने गाना गाई थी कि अगर संबंध तारूफ बनने लगे, अगर संबंध तारूफ बनने लगे तो उस संबंध को तोड़ना ही अच्छा। हमारे इस कम समय में जितना मेरा बुद्धि विवेक था, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का संबंध आप तक समझाने का प्रयास किया। शब्दों की छोटी बहुत भावातिरेक में कमियां रही होगी, लेकिन भावनाओं हमारा इस दूरदर्शन के माध्यम से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूरभाष यंत्र के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंची होगी, दिल तक दस्तक की होगी, तो यह संस्थान आपके लिए सदा खड़ा है। आपके सहयोगात्मक रवैया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो मेरे इन सारी प्रवचनों को सुने हैं, प्रवचन तो मैं नहीं कर सकता, मैं बाबा नहीं हूं, लेकिन जो भी चीज मुझसे जो इस विवेक में आया और मैं इस विषय की हर मिथक को दूर करने का प्रयास किया है और यह मिथक को दूर करने का प्रयास कर रहा है, और मैंने अब रियल में विषय का संबंध आप तक रखने में सफल हुआ हूंगा, तो मेरा यह क्लास सार्थक हो गया, अन्यथा आया। आपके कमेंट सेक्शन पर निर्भर करेगा कि आप अपनी करबद्ध लेखनी से क्या क्या कमेंट करते हैं। वह हर आपका कमेंट, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, हमारे लिए वह मार्गदर्शन का कार्य करेगा, इस संस्थान के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हम उसी के अनुरूप, संस्थान का हर एक शिक्षक समर्पित है आपके सिलेक्शन को लेकर, आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं जितना भी शब्द का इस्तेमाल किया हूं उसे रुचिकर बनाने का जरूर कोशिश करूंगा। यह तो एक नमूना है, हमारे बहुत कम समय में आप तक आपकी बातों को रखना है। धन्यवाद, आप मेरे शब्दों को इतना समय तक सुने, आपने समय दिया, इसके लिए फिर से पुनः धन्यवाद। और स्टेट के लिए आप कमर कस लीजिए। संस्थान श्योर सक्सेस परिवार, पूरी टीम हर विषय को लेकर, हर वस्तु को लेकर आपके सामने हमेशा आती रहेगी, गाहे बगाहे समय पर। और इस संस्थान से जुड़िए, आपको और बेहतर लाभ मिलेगा। हमारे कुछ स्कीम भी है, हम टेस्ट हर टॉपिक्स बाद टेस्ट लेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा पहले से, और विस्तृत रूप से आपका अध्ययन अध्यापन सब कराया जाएगा, और आप में एक मित्रवत व्यवहार करके पढ़ाया जाएगा। और आप बड़ी आसान भाषा में किसी भी विषय का, वह मेरा ही विषय हो या कोई भी और विषय हो, जो पढ़ाने वाले विद्वान शिक्षक गण हैं वह सभी मजे हुए और कई वर्षों का अनुभव अपने पास समाहित किए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। पंकज,
अरे बंद कर दो जल्दी से, क्लिक करो जल्दी से ना, बंद करो जाके। क्या मिनट का वीडियो बना, पापा रे पापा, माक्रो